हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 5 एंड 6 जेनेटिक्स के जो चैप्टर है उनके एमसीक्यूएस अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो सब में देखेंगे। ये चैप्टर में चैप्टर 5 विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके जो एमसीक्यूएस है वो सॉल्व करेंगे। देखो, अभी यूजुअली जो एमसीक्यूएस ट्विस्टेड आते हैं वो यूजुअली जेनेटिक्स के होते हैं। ओके, क्लासरूम के अंदर हमने काफ़ी सारे चैप्टर 5 एंड 6 के एमसीक्यूएस वीएसक्यूएस सॉल्व किए हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे जो हमने सॉल्व किए थे वो थे पेडिग्री वाले। तो यहाँ पे पेडिग्री वाले एमसीक्यूएस हम नहीं देखेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे पेडिग्री के रिलेटेड एमसीक्यूएस हमने क्लासरूम के अंदर सॉल्व किए हैं और आपने नोटबुक में भी नोट किए होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एमसीक्यूएस हम देखेंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे कि बाकी दूसरे टॉपिक में से कौन से टाइप के एमसीक्यूएस आ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले ये लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 5 के एमसीक्यूएस। चलो, फर्स्ट है एंडोन्यूक्लियस प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन बिकॉज। चलो अभी थोड़ी बात कर लेते हैं एंडोन्यूक्लियस के बारे में। एंडोन्यूक्लियस एक टाइप के एंजाइम है जो बनते हैं यूजुअली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर। ओके, हम क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकालते हैं और पर्टिकुलर डीएनए को कट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर जो नेचुरली एंडोन्यूक्लियस बनता है, ओके, उसका काम क्या होता होगा। ओके, बैक्टीरिया के अंदर क्या काम है ये एंडोन्यूक्लियस का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या इम्पोर्टेंट ऐसा है कि बैक्टीरिया को एंडोन्यूक्लियस टाइप के एंजाइम बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर नहीं बनते ये एंजाइम, पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली बनते हैं। हम तो क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो एंजाइम निकालते हैं और हमारा जो पर्पस है डीएनए को कट करने का वो फुलफिल करते हैं। ओके, पर यहाँ पे नेचुरली जो बैक्टीरिया के अंदर एंडोन्यूक्लियस बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखना है। ओके, तो देखो, बैक्टीरिया के अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसका ये फंक्शन होता है कि अगर कोई वायरस ने, ओके, लेट्स से ये है बैक्टीरिया ई कोलाई और उसके अंदर ये है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अगर ये जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर आके कोई वायरस ने अटैक किया, ओके, वायरस ने अटैक किया, वायरस क्या करते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर लेंगे। ओके, सेल को इन्फेक्ट कर लेंगे विद दैट जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, वायरस का जो डीएनए या फिर जो आरएनए आया है जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर उसे तोड़ देगा, कट डाउन कर लेगा। ओके, तो नेचुरली क्या करते हैं, नेचुरली एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है वो वायरस का डीएनए ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसे छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वायरस का जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए वो ही नहीं रहा तो सीधी बात है वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। ओके, तो देखो थर्ड ऑप्शन, दे वुड कट दी वायरल डीएनए इनटू स्मॉल पीसीस। एंडोन्यूक्लियस कैसे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, कि वो एंडोन्यूक्लियस जो है वो वायरस का डीएनए कट कर लेंगे इनटू स्मॉल पीसीस। ओके, चलो बहुत ही अच्छा एमसीक्यू ये। उसके बाद है क्रोमोसोमल एब्रेशन डुप्लीकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। चलो, डुप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, तो लेट्स से ये है नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन के ऊपर कुछ इस तरह सीक्वेंस है ABCD। ओके, अब क्या बोला है डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, तो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीन वो फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे कि AB है फिर से AB आ गया, डुप्लीकेशन हो गया, एंड CD। ओके, तो ये जो है वो क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी या फिर एब्रेशन। ओके, तो क्या होता है, पर्टिकुलर कॉपी ऑफ जो डीएनए क्रोमोसोम का पर्टिकुलर कॉपी है, ओके, वो फिर से आ जाता है। तो देखो थर्ड ऑप्शन
द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ पीस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है किसका, इतना जो पीस है क्रोमोसोम मटेरियल का उसका। ठीक है, चलो देन है heterozygous for cystic fibrosis had a survival advantage during plague epidemics. These can be explained by okay, चलो अभी देखो हमारी बुक में मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए हैं चैप्टर 5 में कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, ये सारे हैं मेंडेलियन एबनॉर्मालिटीज़ या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। वहाँ पे एक वर्ड था, एक दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर था विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, जस्ट नाम दिया था, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। ओके, तो देखो सिकल सेल ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो, ये जो डिजीज़ है वो रिसेसिव टाइप का है। रिसेसिव मतलब अगर जो डिजीज़ करना है तो क्या होना होगा, दोनों जीन के पेयर है उनके अंदर म्यूटेशन होगा तभी डिजीज़ हो सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि डिजीज़ जो है वो कैसा है, रिसेसिव टाइप का। ओके, तो अभी क्या पूछा है कि हिट्रोजाइगस है अगर, लेट्स से कैपिटल ए स्मॉल ए पेयर है, मतलब एक नॉर्मल जीन दूसरा म्यूटेटेड जीन है, तो हिट्रोजाइगस पेयर है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर ये पेयर है, नॉर्मल एक दूसरा म्यूटेड, तो उनके अंदर सर्वाइवल एडवांटेज ड्यूरिंग प्लेग एपिडेमिक्स हाई हो जाता है। ओके, वो प्लेग के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकते हैं जिनके अंदर ये पेयर है, म्यूटेशन वाला एक और दूसरा नॉर्मल। ओके, तो ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है, तो देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ओके, ये जो जीन होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए है वो है म्यूटेटेड जीन। ओके, तो म्यूटेशन हो गया, तो जीन का म्यूटेशन हो गया तो पर्टिकुलर टाइप का जो प्रोटीन नॉर्मल इंसान में बनता होगा वो यहाँ पे नहीं बनता होगा। और ये जो प्लेग होने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे लोगों के अंदर जाके अटैक करते हैं जिनके अंदर नॉर्मल कैपिटल ए जो प्रोटीन बनाए वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, न्यूट्रिशन उनका क्या होता है, जो नॉर्मल लोग के अंदर प्रोटीन बनता है, जब दोनों पैर नॉर्मल होगी कैपिटल ए तब प्रोटीन बनेगा पर्टिकुलर। ओके, और वो प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करेंगे ये प्लेग करने वाले जो बैक्टीरिया है वो। अभी इसके अंदर तो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा या फिर एबनॉर्मल बनेगा, मतलब बैक्टीरिया जो प्लेग करने के लिए बॉडी के अंदर आए हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिला प्लेग नहीं होगा और वो जो पेशेंट है वो सर्वाइव करेंगे। ओके, तो जिनके अंदर हिट्रोजाइगस सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेयर होता है उनके ऊपर प्लेग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो डिजीज़ क्रिएट नहीं कर पाते बॉडी के अंदर। ओके, चलो सेम चीज़ होती है, सेम रिलेशनशिप होता है बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। ओके, देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो कुछ इस तरह बन जाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगा। ओके, चलो सिकल शेप के बन जाते हैं। मलेरिया के अंदर क्या होता है, तो मलेरिया के जो पैरासाइट है वो अटैक करते हैं नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है उन्हें। ओके, अभी देखो सिकल सेल एनीमिया के अंदर तो जो रेड ब्लड सेल है वो ही नॉर्मल नहीं है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो मलेरिया के अगर जो पैरासाइट है वो इसके अंदर आए तो भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उनके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, सीधी बात है डिजीज़ नहीं होगा। ओके, तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड प्लेग का रिलेशनशिप वैसे सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया का रिलेशनशिप है। ओके, और ये जो थियरी, ये जो कॉन्सेप्ट है उसे बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया सिस्टिक फाइब्रोसिस का ओवर डोमिनेंस है, जीन का ओवर डोमिनेंस है, इसीलिए बैक्टीरिया या फिर दूसरे जो पैरासाइट है उसके थ्रू जो डिजीज़ होते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं होते, पर्टिकुलर इंसान जिनके अंदर जो कैरियर है बेसिकली वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। यूकैरियोटिक जीन आर स्प्लिट जीन विथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ओके, यूकैरियोटिक जीन होते हैं उनके अंदर दोनों सीक्वेंस होती है,
कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, जिसे हम नॉर्मली एक्सॉन एंड इंट्रॉन बोलते हैं। ओके, कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग। क्या होता है, इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग है वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एक्सॉन बचेंगे। ओके, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो बचेगा और उसमें से प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, म्यूटेशन लीड टू डिलीशन ऑफ ऑल कोडिंग सीक्वेंस, अगर सारे कोडिंग सीक्वेंस है वो डिलीट हो जाए, द रिजल्टेंट एलील वुड बी कॉल्ड, ओके, सिर्फ खाली इंट्रॉन बाकी रहे, ओके, नॉन कोडिंग, तो अब क्या होगा, तो सीधी बात है वो जो जीन है वो उसका फंक्शन लॉस कर लेगा। क्यों, क्योंकि नॉन कोडिंग है, उसका तो कोई फंक्शन है ही नहीं। ओके, जो कोडिंग सीक्वेंस है वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ओके, वो सारे डिलीट हो गए इवन इन केस, तो क्या होगा, जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। इंट्रॉन का कुछ फंक्शन नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो जो पर्टिकुलर जीन है उसका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। In geranium, self-pollination of plant with red flowers result in 1 for red, 2 for pink and 1 for white flowered plant. This is most likely due to, चलो अभी ये जो लिखा है उसके ऊपर से हमें ये पता चल सकता है कि ये जो जिसके बारे में बात हो रही है वो कुछ इस तरह है, 1 gem 2 gem 1, ओके, एक फ्लावर रेड, 2 फ्लावर पिंक और 1 फ्लावर वाइट। ओके, फिनोटाइप रेशियो, ये जो फिनोटाइप रेशियो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, तो देखो फर्स्ट है द सॉइल इन विच द पिंक प्लांट वॉज ग्रोइंग वॉज डेफिशिएंट इन क्रिटिकल न्यूट्रिएंट। ओके, सॉइल उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है, इसीलिए जो प्लांट है वो पिंक कलर के बन रहे हैं, तो ये रिलेटेबल सही रीज़न नहीं है। सीधी बात है, हम जीनेटिक्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सेकंड, पिंक प्लांट हैड ए न्यू म्यूटेशन creating an allele to which the wild type red is incompletely dominant. ओके, क्या बोला है यहाँ पे कि पिंक प्लांट जो है उनके अंदर म्यूटेशन हो गया, किसकी वजह से, तो जो रेड है उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इसीलिए तो सही ऑप्शन है रेड है और दूसरा है W। ओके, तो नॉर्मली अगर रेड जो है वो डोमिनेंट होता तो फ्लावर रेड बनता, पर यहाँ पे रेड है, उसमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों पैर आ गई। ओके, तो अब डोमिनेंट नहीं रह पाया, जो फ्लावर है वो पिंक बनेंगे, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। चलो, लेटरल जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया इज़ फैसिलिटेटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इन। ओके, अभी देखो ये भी नया MCQ है, क्या होगा, तो लेट से ये है एक बैक्टीरिया, ये है दूसरा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, अभी ये बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ DNA, सर्कुलर DNA। ओके, तो क्या होगा, ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के पास आएंगे। ओके, एक दूसरे के पास आएंगे और ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड है वो अपना पीस ऑफ DNA, ओके, पीस ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करवाएगा इसके पास। ओके, देन दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अब दोनों के पास प्लाज्मिड है, ये दोनों का क्रोमोसोमल DNA। ओके, अब दोनों के पास प्लाज्मिड है, तो ये जो मेथड है जहाँ पे जीन का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में बाय कांटेक्ट। ओके, सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, टू ट्रांसफ़र देयर पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो मेथड है उसे बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होना, क्लोज कांटेक्ट में होना। What is the essential difference between chromosomes in prokaryote and eukaryote? ओके, क्रोमोसोम के रिलेटेड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस है वो कौन सा है। ओके, तो देखो क्रोमोसोम रिलेटेड, तो फर्स्ट है यूकैरियोट आर डिप्लॉयड वाइल प्रोकैरियोट आर हैप्लॉयड। ज़रूरी नहीं कि सारे जो प्रोकैरियोट है वो हैप्लॉयड ही हो, कुछ डिप्लॉयड भी होते हैं, तो फर्स्ट गलत। सेकंड, all DNA in prokaryote is in cytoplasm and in eukaryote in nucleus। गलत बात है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है पर वो वेल डेवलप नहीं होता। ओके,
ठीक है। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, पर उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड, यूकैरियोटिक हैव लिनियर क्रोमोसोम वाइल मोस्ट प्रोकैरियोटिक कंटेन ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। सही बात है, सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके, उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस तरह होते हैं, लिनियर क्रोमोसोम, दोनों के बीच में ये सेंट्रोमियर है। ओके, वाइल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर पे जो क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर। Pisum sativum is self-pollinated in crops. Why this can be a problem when used for experiment like those conducted by Mendel. Okay, क्या बोला है, तो पीसम सटाइवम जो गार्डन पीस है वो सेल्फ पोलिनेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्सुअल है। तो अगर मेंडल के जैसे एक्सपेरिमेंट किसी को करने हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखो ऑप्शन 3, स्टामेन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट टू कंट्रोल फर्टिलाइजेशन। क्या करना होगा? अगर क्रॉस पोलिनेशन या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है तो स्टामेन जो है वो रिमूव करने होंगे। ओके, तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। ये जो मेथड है इसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन, जो मेंडल ने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। The choice of garden peas was largely responsible for success of Mendel. Okay, कि garden peas सिलेक्ट किए थे मेंडल ने, वो मेन रीज़न है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस होने का। All the following characteristic made the plant useful for study of genetics. Okay, ये सारे कैरेक्टर नीचे जो दिए हैं वो जेनेटिक्स स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट 4 में से कौन सा ऐसा रीज़न है वो जेनेटिक के रिलेटेड नहीं है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन, दे प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट। ओके, कि जो पीसम सटाइवम होते हैं वो एडिबल, खाने लायक फ्रूट बनाते हैं, खाने लायक जो दाने हैं, सीड है, वो बनाते हैं। तो ये पॉइंट जेनेटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है इसका। ओके, बाकी तीनों पॉइंट देख लेते हैं। दे आर डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट। सही बात है, डिप्लॉयड है पीसम सटाइवम गार्डन पीस, और हैप्लॉयड उनके गैमेट जो है वो उनके हैप्लॉयड बनते हैं। दे हैव ए कॉम्प्लेक्स फिनोटाइप विथ मच जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, तो ये भी सही है, उनके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फिनोटाइप होते हैं, जैसे कि सीड कलर अलग अलग, जो सीड का शेप है वो अलग, हाइट है, स्टेम हाइट वो अलग, तो ऐसे 7 अलग अलग कैरेक्टर है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सही रीज़न। दे आर रिलेटिवली स्मॉल एंड ईजी टू ग्रो। ओके, ये भी सही पॉइंट है, जल्दी ग्रो हो जाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने में ईजी रहा मेंडल को। ओके, और फोर्थ है दे प्रोड्यूस इज एडिबल फ्रूट। ओके, तो खाने लायक फ्रूट बनाते हैं, वो जेनेटिक्स के रिलेटेड मैच नहीं होता है। ओके, वो रीज़न नहीं है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस, बाकी तीनों रीज़न है। In Mendel's experiment, the contrasting trait did not show any blending in। ओके, क्या बोला है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट ट्रेट होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल, ड्वार्फ, ओके, वो दोनों के बीच में मिक्सअप ब्लेंडिंग नहीं होता। कौन से स्टेज में? तो एक भी स्टेज में मिक्सअप ब्लेंडिंग नहीं होता, बोथ F1 एंड F2 स्टेज। ओके, डोमिनेंट रिसेसिव कॉन्सेप्ट F1 F2 दोनों में मेंटेन रहता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। टेस्ट क्रॉस इज डन टू फाइंड आउट, टेस्ट क्रॉस का यूज़ होता है टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ प्लांट एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट फिनोटाइप। ओके, डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेट्स से प्लांट है टॉल, तो उसके अंदर जीनोटाइप ये दोनों में से कौन सा? ओके, ये पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस यूज़ होता है।
The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendant as she was. Okay, हीमोफिलिक जो क्वीन विक्टोरिया है उनके फैमिली में काफ़ी सारे हीमोफिलिक केसेस देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो जो क्वीन है वो है कैरियर फॉर द डिसीज़। ओके, कैरियर है डिसीज़ के लिए। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, सेक्स रिलेटेड रिसेसिव डिजीज़। ओके, during his observation of spermatogenesis in few insects, Hanking found out a nuclear structure was received by 50% of sperm. He called this structure as, okay, हैंकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन जो मेथड है वो फाइंड आउट किया था। उसने ढूंढा था कि 50% जो गैमेट है उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाकी के 50% में नहीं प्रेजेंट। ओके, एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं प्रेजेंट, यानी कि 50-50 का रेशियो बन रहा है। तो जिसके अंदर प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर, उसका क्या नाम दिया था? तो नाम दिया था एक्स बॉडी। बाद में पता चला था कि हैंकिंग जो एक्स बॉडी बोल रहा था वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम है। What proportion of progeny in F2 generation in a Mendel monohybrid cross resemble the parent that express the recessive trait? Okay, recessive trait F2 जनरेशन में कितने देखने को मिलते हैं? तो रिसेसिव ट्रेट का रेशियो देखने को मिलता है 1/4। ओके, मोनोहाइब्रिड के बारे में पूछा है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 जेम 2 जेम 1, रिसेसिव 1/4। ओके, 4 जो प्लांट है उसमें से एक रिसेसिव बनेगा। ओके, अगर हिट्रोजाइगोस पूछते तो क्या आता? 1/2। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं 2/4, तो हो गया 1/2। ठीक है, चलो। इन ए ट्रू ब्रीडिंग द एलिक पेयर ऑफ जीन्स आर। ओके, चलो, ट्रू ब्रीडिंग किसे बोलते हैं? तो अगर दोनों कैपिटल टी है या फिर दोनों स्मॉल टी है, इन्हें बोलते हैं ट्रू ब्रीड। ओके, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ओके, तो होमोजाइगस मतलब वो ब्रीड जो है वो कैसा है? ट्रू ब्रीड है। आइदर वो टॉल है, आइदर वो कैसा है? ड्वार्फ विथ होमोजाइगस जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हो, ये ट्रू ब्रीड नहीं है। ओके, ट्रू मतलब दोनों पेयर सेम होना। ओके, होमोजाइगस होना। इन बर्ड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज। तो मैकेनिज्म जो बर्ड के अंदर है सेक्स डिटर्मिनेशन वो है फीमेल हिट्रोगैमी। ओके, XX XY फीमेल हिट्रोगैमी देखने को मिलता है जो बर्ड है उनके अंदर। All generation in Mendel's experiment were produced by self pollination except, okay, सारे जो जनरेशन है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वो सब सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू मिलते हैं। ओके, कौन से जनरेशन एक्सेप्ट, नीचे में से कौन सा जनरेशन ऐसा है जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता? तो याद करो, F1 जनरेशन में मेंडल करवाता था क्रॉस पोलिनेशन। ओके, F2 जनरेशन में वो होने देता था सेल्फ, F3 में भी सेल्फ होने देता था। ओके, तो सिर्फ F1 जनरेशन में मेंडल क्रॉस पोलिनेशन करवाता था, तो F1 सही आंसर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय, तो अल्टरेशन और म्यूटेशन इज इन सिंगल जीन। ओके, सही ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट, कि कोई एक सिंगल जीन में ही अगर म्यूटेशन या फिर वो अल्टर हो गया तो उसे बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकंड क्या है? क्रोमोसोमल ग्रोथ स्ट्रक्चर चेंज, पूरा क्रोमोसोम चेंज हो जाता है। नहीं, वैसा नहीं होता। पर्टिकुलर जीन है जैसे कि HBA, ओके, वो चेंज हो गया, HBS बना लिया, पूरा क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट बिटवीन लिंक DNA, रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन जीन्स, नहीं है वो जंपिंग जीन्स। एक जीन्स जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाए उसे बोलते हैं जंपिंग जीन। ओके,
तो वो भी गलत है। जो चीज़ होता है वो है ये सिंगल, एक ही जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो उसे बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। पूरा क्रोमोसोम के अंदर चेंज हुआ तो उसे बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Tall plant produce gamete by meiosis and the dwarf plant by mitosis। Tall plant meiosis के थ्रू गैमेट बनाएंगे एंड ड्वार्फ है वो माइटोसिस के थ्रू। तो फर्स्ट है वो ही गलत हो जाता है। सब के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक ही प्रोसेस है विच इज़ मियोसिस ओनली। ओके, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। दूसरे देख लेते हैं। ओनली वन एलेल इज़ ट्रांसमिटेड टू दी गैमेट। नहीं, वैसा नहीं होता, दोनों में से कोई भी एलेल ट्रांसफ़र हो सकता है गैमेट में से। कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी भी गैमेट में आ सकता है, ये भी। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलेल इज़ ए रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस नहीं है, पर्टिकुलर मैनर के थ्रू सेग्रीगेशन होता है। गैमेट विल ऑलवेज बी प्योर फ्रॉम दी ट्रेट। ओके, गैमेट प्योर हो वैसा ज़रूरी नहीं ट्रेट के अंदर। तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट कि टॉल प्लांट हो या फिर ड्वार्फ प्लांट हो, सबके अंदर मियोसिस ही होगा। What could be the genotype of a garden pea plant that expresses टॉल ट्रेट ऑफ हाइट। ओके, टॉल होने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑप्शन में दिया है, तो वो जीनोटाइप जब होगा तब प्लांट टॉल बनेंगे। टी डी और कैपिटल टी वो गलत है। यहाँ पे टी डी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। ओके, हमें एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है कि जीनोटाइप किसके लिए पूछा है, टॉल, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ओके, टी डी उसका कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन। ओके, तो ब्लेंडिंग नहीं होता दोनों में, बोथ F1 F2 स्टेज, उसमें ब्लेंडिंग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं जेनेटिक्स के चैप्टर 5 के MCQs। थैंक यू।